वेलकम टू केमिस्ट्री टीवी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन को अगर हिंदी में बोलेंगे दैट इज़ मात्रा, ठीक है। और अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में समझने की कोशिश करें तो अगर मैं बोलता हूँ कि 5 kg शुगर या फिर चलो ग्लूकोज, ठीक है, 5 kg ग्लूकोज, तो 5 kg ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ एन अमाउंट, क्योंकि मास बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अमाउंट कभी भी कंसंट्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ 5 kg ग्लूकोज इन 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, तो दिस इज ए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का अगर एक थोड़ा सा मतलब समझ पाएँ तो कंसंट्रेशन ये होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो प्रेजेंट हो लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स कर दें या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दें और उसमें हम देखें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। हम लोग अभी तक कंसंट्रेशन के बेसिस पे किसी सॉल्यूशन को किस तरीके से बोलते हैं? आइदर हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अपने पास में पढ़ने के लिए दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा कंपेयर टू द सॉल्वेंट कम, और अगर हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन मतलब हम समझ पा रहे हैं कि एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए जो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। हम ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन है बोल तो देते हैं, लेकिन इस कंसंट्रेशन को हमें कैलकुलेट भी करना है। कितना है कंसंट्रेशन? अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कंसंट्रेशन अगर कम है तो कितना कम है, और कंसंट्रेशन को बताने का भी तरीका है, बहुत सारा है। जैसे अगर मास के टर्म में बोलेंगे तो मास के टर्म में निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं यानी जो कैलकुलेशंस हैं कंसंट्रेशन को लेके वो कौन कौन से हैं? अगर हम ध्यान दें तो अपने पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं अपने को। जैसे मैं यहाँ पे जो टॉपिक लिख रहा हूँ दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब हम कंसंट्रेशन को किन किन टर्म्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये बड़ा इजी सा चीज़ है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। दूसरा हम पढ़ते हैं इसके बाद, बहुत सिंपल सा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगर हम रिप्रेजेंट देखें तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज कैपिटल एक्स। थर्ड हम पढ़ते हैं मोलारिटी, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे मोलालिटी, दैट इज स्मॉल एम। नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं दैट इज नॉर्मेलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। सिक्स्थ नंबर पे आता है पीपीएम और लास्ट सेवेंथ नंबर पे है पीपीबी। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन में भी देखेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज एक हो सकता है। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। थर्ड होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीन तरीके से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स और उसके कैलकुलेशन से भी फॉर्मूलाज वगैरह क्या हैं। तो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, ठीक है। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन में अगर हम पहला ध्यान देते हैं तो पहला परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या आता है अपने को पढ़ने के लिए? जो सबसे पहला है दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा या फिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ, जनरली हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं तो किसी भी कंपोनेंट के लिए निकाला जा सकता है। मास ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जनरली सॉल्यूट होता है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए। अब मास परसेंटेज को हम लिखते कैसे हैं? स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंटेज,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो ये इसका एक छोटा सा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में अगर हम ध्यान दें तो कंपोनेंट मैंने बोला, कंपोनेंट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना परसेंटेज होगा बाई मास। ठीक है, मतलब मास परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं तो ये वॉल्यूम के भी टर्म में हो सकता है, इसलिए मैं बाई मास बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि कितना परसेंटेज होगा कार्बन का, तो जिसका भी हमें मास परसेंटेज निकालना है उसका मास हम रखते हैं ऊपर और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड नीचे रख देते हैं। जैसे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन कितना होता है CO2 में, अगर हम ध्यान दें तो CO2 का टोटल मास कितना 44 ग्राम, इसका मोलर मास है ये, और इसमें कार्बन एक ही होता है दैट इज 12 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन कितना हुआ 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100। अब 12 मीन्स क्यों रखा है, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन है और टोटल मास ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम है। तो अगर हम 12 को 44 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे यानी परसेंटेज में ले जाएंगे, ये आना चाहिए अपने पास में 27.27%। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा अपने को परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास का यही मतलब होता है कि मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, और 100 से इंटू कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा है। सेकंड अगर हम बात करते हैं दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b बाई कैपिटल V परसेंटेज। ठीक है, सिमिलर वे में जाएगा। जैसे अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो ऑब्वियस है वॉल्यूम हम लोग जनरली गैसेस के लिए लेते हैं, तो गैसियस क्वेश्चंस में होंगे ये। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला है सिर्फ गैसेस के लिए लगाते हैं, मतलब मोस्टली अगर हम देखते हैं तो ये गैसेस के लिए लगता है, हम लिक्विड के लिए भी लगा सकते हैं ये। ठीक है, बाय टोटल वॉल्यूम इनटू परसेंटेज के लिए 100। सो इसका ये जो मैंने लिखा है दैट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब वॉल्यूम के टर्म में जैसे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 22.4 लीटर ऑफ NH3, यानी 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया है, उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है वॉल्यूम के टर्म में बताना है, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, तो यहाँ समझना है अगर अपने को 22.4 लीटर अमोनिया दिया गया है इट मीन्स ये है 1 मोल। ठीक है, यानी 1 मोल अगर हम अमोनिया देखेंगे 1 मतलब 1 NH3, तो इसमें एक नाइट्रोजन होता है। एक नाइट्रोजन अगर मैं बोलूँ तो कितना नाइट्रोजन, सिर्फ N होता है ना, यानी अगर बाई मोल देखो तो एक नाइट्रोजन मतलब हो गया 14 ग्राम। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम वाइज अगर कंपेयर करते हैं तो अगर 14 ग्राम होगा तो अपने पास में एवोगैड्रो नंबर बाई हाफ, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा उसका 11.2 लीटर्स होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा ये 11.2 बाई 22.4 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, दैट इज़ 50% हो जाएगा। नहीं 50% नहीं, क्योंकि अपने पास में नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन भी है अपने पास में। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमें उस कंपोनेंट का वॉल्यूम रखना है, बाई टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें। टोटल वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे अपने पास में दिया ही हुआ है कि 22.4 लीटर है, तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई वे में सोचेंगे तो अमोनिया कितना है 1 मोल है। 1 मोल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो ये सिमिलर फैशन में चलेगा, जैसे हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, गैसेस के टर्म में वॉल्यूम के टर्म में दिया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप गैसेस के टर्म में थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जिसको सिंप्लीफाई करके एक क्वेश्चन लेते हैं लिक्विड के टर्म में। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 20 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन 80 ml H2O. So, volume percentage of
इथेनॉल, ठीक है, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू जिस कंपोनेंट का अपने को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम कितना है 20 ml बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80 ml बाई प्लस 20 ml दैट इज 100 ml इनटू परसेंटेज के लिए 100 यानी कितना हो गया 20% वॉल्यूम परसेंटेज हो गया इसका। उसी तरीके से तीसरा होता है अपने पास पढ़ने के लिए थर्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें हम क्या देखते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा m/v परसेंटेज होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अगर ये देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला मोस्टली अपने को या फिर ये कैलकुलेशंस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये कैलकुलेशंस उन कंपाउंड्स के लिए या फिर जैसे मेडिसिन्स वगैरह जब बनता है जहाँ पे कंसंट्रेशन अपने को देखना होता है सॉल्यूट का जो मेडिसिन्स हैं और सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे अगर बात करें सिरप्स वगैरह बन रहा है तो सिरप में जो मेडिसिनल पार्ट है और उसमें जो इथेनॉल एज एन सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं बेसिक या फिर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम कितने पानी में कितना दवा डालना है यानी मास कितना डालना है उस अकॉर्डिंग हम इसको मतलब ये जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है बहुत बेसिक है। परसेंटेज जैसे हम टोटल अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वाइज वैसे ही कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मोलैरिटी। ये नहीं 4th नंबर पे हमारे पास में है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ओके, मोल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल X से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को जब भी अपने को कैलकुलेट करना होगा तो अपने पास में आइदर हम कंसंट्रेशन जब भी निकाल रहे होंगे तो सॉल्यूशन का ही तो निकलेगा। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स गिवन होंगे। कंपोनेंट्स मतलब हो सकता है कि दो कंपोनेंट है, मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ ए कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है। समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि ए को आप मान लो सॉल्यूट और बी को आप मान लो सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका WA गिवन मास है, इसका WB गिवन मास है, इसका मोलर मास है MA, इसका मोलर मास है MB। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है गिवन मास। ये क्या है इसका मोलर मास। तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, इसका मोल हो जाएगा Na, इसका मोल हो जाएगा NB। अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो Na कैसे निकाल रहे होगे तुम WA अपॉन MA करके और NB WB अपॉन MB करके, यानी गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर देते मोल्स निकल जाता है। अब जिस भी कंपोनेंट का अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका जैसे XA निकालना है तुम क्या करते हैं, ये पहले जनरलाइज फॉर्मूला देख लो। मोल फ्रैक्शन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल मोल, टोटल मोल्स कह लो। ठीक है, तो अगर अपने को XA निकालना है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो हम क्या करेंगे उस कंपोनेंट का मोल ऊपर रखेंगे Na डिवाइड करेंगे टोटल मोल यानी Na प्लस NB से। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर हम सिमिलरली फैशन में देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B को तो NB अपॉन Na प्लस NB, यानी जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल ऊपर रखा डिवाइड कर दिया टोटल मोल से। ठीक है, अच्छा तो अगर हम एक चीज़ ध्यान दें कि मैं अगर XA और XB को जोड़ देता हूँ XA प्लस XB तो क्या आएगा न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम तो वही आ जाएगा Na प्लस NB। न्यूमरेटर में आएगा Na प्लस NB जो कि 1 के बराबर होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि XA प्लस XB, अगर यहाँ तीसरा कंपोनेंट भी होता C भी होता उसको भी जोड़ देते और टोटल मोल फ्रैक्शन का हमेशा सम कितना होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट अगर यहाँ पे होता 2 सॉल्यूट हो जाता और एक ही सॉल्वेंट रहता तो 3 कंपोनेंट के हिसाब से भी XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैं इसी डेटा पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसी डेटा पे क्वेश्चन है कि 2 ग्राम of H2 is added
टू, एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ 48 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया गया है, एक मिक्सचर बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, जो भी बन रहा है अपने पास में रिएक्ट करके जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपस में रिएक्शन ना करे, क्योंकि रिएक्ट करने पे प्रोडक्ट दूसरा बन जाता है, ठीक है, अनरिएक्टिव है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 अलग से निकालो और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अलग से निकालो। तो मोल फ्रैक्शन यानी x ऑफ H2 निकालना है अपने को, ये पूछा गया है, और x ऑफ O2 पूछा गया है। तो इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर किसी भी कंपोनेंट का, तो उन दोनों के मोल्स चाहिए होंगे, टोटल मोल्स भी चाहिए होंगे। तो मोल ऑफ H2 कैसे निकलेगा, गिवन मास 2 बाई मोलर मास ऑफ H2 इज 2, कितना हो गया 1 मोल। सिमिलरली x ऑफ O2 निकालने के लिए मोल्स ऑफ O2 भी चाहिए होगा ना, तो n ऑफ O2 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 32, कितना हो गया 3/2, दैट इज 1.5, यानी इसको 3/2 भी रहने देते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। दोनों के मोल्स निकल गए। अब अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मतलब मोल्स ऑफ H2 यानी 1 बाई टोटल मोल, 1 प्लस 3/2, कितना हो गया है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2, यानी कितना आया ये 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना आ गया 2/5। तो चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से x ऑफ O2 निकाल सकते हैं, किससे 1 माइनस 2/5 करके, क्यों हमें पता है x ऑफ H2 प्लस x ऑफ O2 अगर हम जोड़ेंगे 1 के बराबर ही तो आएगा, दो कंपोनेंट हैं इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 दैट इज 3/5। निकाल के भी देख सकते हैं यहाँ से, x ऑफ O2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना आ रहा है 5/2, तो कितना आया 3/2 इंटू 2/5, 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 3/5। तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं माइनस करके, या फिर इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन भी बहुत सिंपल है, मोल्स निकालना है और सिंपली हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। सो क्लास, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस कर लिया, दैट इज़ हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स जो क्या क्या कौन कौन से पढ़ लिए हैं अपने को। सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा है, जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम लोगों ने W/W परसेंटेज बोला था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है मास बाई वॉल्यूम यानी W/V परसेंटेज, एंड जो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा सेकंड टर्म पढ़ा है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस पर भी हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है क्या है। मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट तो क्वेश्चन कभी पेपर में दिखता नहीं है, स्टिल अपने को आना चाहिए। हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन जस्ट अभी कवर किया है, जस्ट अब आप देख पाओगे इस पॉइंट के पहले, आप इसी लेक्चर में ही है। अच्छा, जो अपने को नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलालिटी, एंड फोर्थ के बाद हम बात करेंगे नॉर्मलिटी, ठीक है। तो इनको हम मेजरली इस क्वेश्चन यानी इस लेक्चर में हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर जो है दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है, अगेन ये एक कंसंट्रेशन निकालने वाला टर्म है, यानी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर, और सिंपली हम कैपिटल M भी लिखते हैं, अभी आप समझ भी जाओगे। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ये क्या लिखा है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोलैरिटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, यानी M का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जो भी अपने को वॉल्यूम दिया गया होगा सॉल्यूशन का उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये ध्यान रखना है हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, ठीक है। तो ये एक सिंपल से फॉर्मूला होता है किसका, मोलैरिटी का। ये आपको कॉपी में नोट करना है, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट भी हम लोगों ने बात कर लिया है, करेक्ट। अब देखो ऑब्वियस है, यूनिट देख लेते कैसा है। ऊपर में क्या लिखा हम लोगों ने, मोल, तो ऊपर में लिख दिया हमने मोल के लिए मोल, और वॉल्यूम किस में लेके चल रहे हैं, लीटर में, सो मोल पर लीटर। यानी हम कह सकते हैं 1 मोल
पर लीटर इज इक्वल टू 1 एम। इसका मतलब अगर हम समझते हैं, मान लो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये नहीं होगा, ये पहले से ही है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। अगेन आते हैं टॉपिक पे। अगर कहीं पे मान लो हमने कैलकुलेशन किया, अगर अपना आंसर आता है 3m, कैसे कैलकुलेट करना भी हम बात करेंगे। मान लो आंसर आया 3m, तो 3m से हम क्या समझेंगे, इट मीन्स 3 मोल्स ऑफ solute is present in 1 liter of solution। ठीक है, तो इस पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, मोल दे दे, वॉल्यूम दे दे, वैसे भी निकाल पाओगे। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम थोड़े से PYQs भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 250 ml of solution। ठीक है, मैं यहाँ वाटर भी दे सकता था, लेकिन हम सॉल्यूशन के लिए इजी रखते हैं इस क्वेश्चन को। 180 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें m निकालना है, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, उसको डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है, तो सॉल्यूट क्या है पहले यहाँ पे पहचानो क्वेश्चन में, ग्लूकोज इज द सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व किया गया है किस सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml, लेकिन अपने को पता है वॉल्यूम हम किस में रखते हैं, ये बात किया लीटर में, तो अगर हम वॉल्यूम बात करें जो गिवन है 250 ml, तो इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करके, यानी 250 डिवाइडेड बाई 1000, ये अपना आंसर लीटर में आएगा, तो कितना हो गया ये 0.25 लीटर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम पता लग गया, मोल्स नहीं दिया है ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम मोल निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा। अब अगर अपने को मोल निकालना होता है तो मोल आइदर नंबर के टर्म में हम लोगों ने पढ़ा है, या तो वॉल्यूम के टर्म में पढ़ा है, या तो मास के टर्म में पढ़ा हुआ है। फिलहाल क्वेश्चन जो है 180 ग्राम दिया हुआ है, यानी मास के टर्म में है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा, गिवन मास 180, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालो तो एक कार्बन के लिए 12 होता है, तो 12 छक 72, यानी 72 कार्बन का मास हो गया, 12 हाइड्रोजन का 12 हो गया, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 छक 96 हो गया, यानी 96 हो गया। कितना हो रहा है 180, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज भी कितना होता है 180, तो कितना हो गया ये 1 मोल, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला 1 मोल। आराम से मोलैरिटी निकाल पाएंगे, मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोल्स कितना आया 1, और वॉल्यूम कितना है 1/4, इसको सिंपली करोगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.25, दैट इज इक्वल टू 4, तो आंसर कितना हो गया 4 मोल्स पर लीटर बोल लो। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 4m, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस 4m का मतलब क्या हुआ, 4 मोल सॉल्यूट यानी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा 1 लीटर में। आप खुद भी सोच के देखो, अगर 250 ml में 180 ग्राम है, यानी 1 मोल है, तो 1 लीटर यानी 250 ml से 1 लीटर कैसे बनेगा, चौगुना करने पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 मोल नहीं होगा 4 मोल होगा। सो इसका आंसर क्या हो गया 4m। समझ में आया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट मास के टर्म में चलते हैं। ठीक है, सो मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलैरिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज इक्वल टू N/V। ठीक है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, मोल को कैसे लिख सकते हो, गिवन मास यानी WB/MB। WB क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। या मैं B किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, B इज दी सॉल्यूट। ठीक है, और A को हम सॉल्वेंट ले सकते हैं, फिलहाल यूज नहीं होगा यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, ये लिख दिया, किसके जगह पे, N की जगह पे, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है। अगर वॉल्यूम अपने को लीटर में दे दिया तब तो कोई चीज़ चेंजेस नहीं आएगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला कैसे यूज़ कर लेंगे, WB/MB, और यहीं पे V से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में देता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड
वॉल्यूम में, क्योंकि हम जानते हैं ml को कन्वर्ट करना है लीटर में तो 1000 डिवाइड करते हैं, और वो डिवीजन वाला टर्म जब रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइड पे। यानी मोलारिटी का फॉर्मूला एक और हो सकता है, इसी को थोड़ा सा चेंज किया है। क्या फॉर्मूला बना हमारा, W B बाई MB, ऊपर में 1000, नीचे में मल्टीप्लिकेशन बाई वॉल्यूम। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ जो V है हमारा वॉल्यूम जो लेना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में वॉल्यूम ml में होना चाहिए, तब आंसर करेक्ट होगा। वॉल्यूम हम ml में लेंगे तो ही हम लोगों ने यहाँ पे 1000 से क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ओके, चलो तो अपने को मोलारिटी का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना बात समझ में आ गया होगा। यानी वॉल्यूम किस में होना चाहिए, यहाँ पे ml। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब हम लोगों को जो डिस्कशन करना है इस पर एक छोटे क्वेश्चन को कर लेते हैं, और उसके बाद में मोलालिटी चलेंगे, फिर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ PYQs देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मोलारिटी आप समझ गए। अब आता है सेकंड है, यानी इसके बाद नहीं, सॉरी, पहले क्वेश्चन हम लोग को देखना था। क्वेश्चन है, ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH contains 4 ग्राम ऑफ NaOH। एक सॉल्यूशन दिया है NaOH का जिसमें 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। कैलकुलेट मोलारिटी। ऑब्वियस है, मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन का निकाला जाता है। ये चीज़ अपने को निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है जी, तो देखो अपने को मोलारिटी निकालना है तो अपने को मोल्स चाहिए सॉल्यूट का यानी NaOH का, और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम दिया है क्या, ठीक है जी, वॉल्यूम अपने को पर लीटर कह रहा है, यानी वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि 1 लीटर गिवन है। ठीक है, ये पर लीटर के हिसाब से दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, तो NaOH का मोल नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, गिवन मास देकर पूछा गया, मोल निकालना होगा 4। अच्छा, NaOH का अगर हम मास देखते हैं तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, कितना होगा 40 डिवाइडेड बाई 40, ये कितना आ गया 0.1 मोल। समझ में आया। तो ये हम लोगों ने मोल ऑफ NaOH निकाल लिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.1 मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना 1, ये लीटर में ही रख रहे हैं और ये चल रहा है मोल। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया 0.1 m, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर। इस तरीके से मोलारिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार अपने को मोलारिटी देकर मोल्स पूछ लिया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या किया, मैंने तुमको क्वेश्चन में दिया कि मोल दे दिया, यानी मास दे दिया, मोल निकाल लोगे। ठीक है, उसे मोलारिटी निकालो, यानी कैलकुलेट मोलारिटी था। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी होता है कि अपने को मास दे देता है, ठीक है, और अपने को निकालना होता है, या फिर मोलारिटी दे देता है, अपने को निकालना होता है मोल्स या फिर मास। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl are present in 250 centimeter cube of 0.5 m HCl solution। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अपने पास में 0.5 m सॉल्यूशन है, कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, मतलब 1 इसका क्या है 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 cc यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सीधे से क्या देते हैं 250 ml अपने पास में अगर सॉल्यूशन है किसका 0.5 मोलारिटी वाला HCl का, तो उसमें कितना ज़्यादा HCl प्रेजेंट होगा, ज़्यादा इन द सेंस कितना ग्राम या फिर कितना मोल प्रेजेंट होगा, दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने को इस बार गिवन क्या है, अगर हम गिवन पे ध्यान दें तो गिवन में अपने को 2 चीज़ें दी गई हैं। मोलारिटी डायरेक्ट दे दिया है कितना 0.5, ठीक है, और दूसरा वॉल्यूम भी दे दिया है 250 ml, यानी अगर मैं लीटर में जाऊंगा तो कह सकते हैं 1/4 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके। तो मोलारिटी और वॉल्यूम है, इस बार अपने को पूछ रहा है मोल। तो हम लोग जानते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू N/V होता है, यानी मोल्स बाई वॉल्यूम। इस बार अपने को निकालना है मोल, तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल्स ऑफ HCl यानी सॉल्यूट। N क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो होता है। तो मोलारिटी कितना है 0.5 इंटू
1/4, यानी अगर मैं 0.5 को लिखूँ तो क्या है ये 1/2 इंटू 1/4 ये कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 मोल्स हो गया। 1/8 मोल का क्या मतलब होता है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 मोल्स, मतलब इतना मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये मोल पता लग गया। अब अपने को मोल तो निकल गया कि इतना मोल्स, यह क्वेश्चन पूछा था ना हाउ मेनी मोल्स, हमने मोल्स निकाल लिया। अब हाउ मेनी ग्राम भी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं सर अगर मोल पता हो तो हम मास भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी का अगर तुमको मोल पता है या मोल निकालना है तो गिवन मास बाई मोलर मास करना होता है। ठीक है, तो अपने को मोल पता ही है, निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पे। गिवन मास चाहिए, मोलर मास तुमको HCl का पता है। ठीक है, HCl अगर हम देखेंगे तो HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, HCl हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 35.5, यानी आंसर कितना आएगा 36.5। किसका हो गया, मोलर मास ऑफ HCl हो गया। यानी मास अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स यानी N इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 36.5, मोल्स कितना है अपने पास में 0.125 इंटू 36.5, इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 4.562 ग्राम्स। सो इतना HCl प्रेजेंट होगा कब, या हम इसको उल्टे तरीके से बोलें, अगर इतना ग्राम HCl मैं 250 ml पानी में डालूंगा, यानी सॉल्यूशन में डालूंगा, सॉल्वेंट में नहीं सॉल्यूशन में डालूंगा, तो अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसकी मोलरिटी होगी 0.5 m। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने किया है आपको समझ में आया होगा। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज मोलालिटी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी, मोलारिटी होता था जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, मोलालिटी होता है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलालिटी भी क्या एक कंसंट्रेशन टर्म है, और इसका जो ऐसा यूनिट यानी जो जिस यूनिट में हम हमेशा कैलकुलेशन करने वाले हैं दैट इज मोल पर kg। ठीक है, या फिर सिंपली हम स्मॉल m लिखेंगे, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। देखो मोलालिटी में क्या है ना, अपने को नीचे मास आता है और हम जानते हैं मास कभी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर नहीं सकता। मोल भी कैलकुलेट करते हो मास और नंबर के हिसाब से, ना नंबर ना मास कभी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से। सो मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम इसको एक बेटर ऑप्शन कह सकते हैं कि बेटर कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। यानी हम कोल्डर क्लाइमेट में चले जाएं, लाइटर क्लाइमेट में, यानी कम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वाले एरिया में कहीं पे भी हमारा कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अपने को मान लो अगर हम लोगों ने 5 मोलारिटी का एक सॉल्यूशन लिया है इक्वेटर पे और पोल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा यानी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी वॉल्यूम कम होगा, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली 5 मोलारिटी से 6 मोलारिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मोलारिटी चेंज करेगा, लेकिन मोलालिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करता है। ठीक, अब बात करते हैं मोलालिटी क्या है। मोलालिटी का अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो, या फिर डेफिनेशन वाइज, तो ये क्या बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां देखो डिफरेंस क्या होता था, ये चीज़ सेम होता था, मोल ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए, लेकिन वहाँ पे 1 kg की जगह पे 1 लीटर होता था और सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूशन होता था। यानी मोलारिटी और मोलालिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है, मोलारिटी बताता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और मोलालिटी क्या बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। यानी मोलालिटी यानी अपने को स्मॉल m कैलकुलेट करना होगा तो क्या चाहिए, सीधा सीधी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg से, इससे हम डिवाइड कर देंगे, अपने को मोलालिटी निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया जिसको आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अच्छा यूनिट भी आप देख लो, ऊपर में क्या चल रहा है मोल, तो मोल लिखेंगे, और हम मास किस में लेते हैं kg में, तो मोल पर kg इसका यूनिट हो सकता है, और सिंपली या तो हम कई बार इसको स्मॉल m भी लिख देते हैं। यानी यहाँ पे फिर वही बात, 1 मोल पर kg इज इक्वल टू 1 स्मॉल m होता है। ठीक है, दैट इज सेम। अगर हमारे पास में लेट सपोज यहाँ पे अगर हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद 3m आया, यानी 3 मोल पर kg आया, इट मीन्स 3m क्या बताएगा वहाँ पे, 3 मोल्स
of solute is present in 1 kg of सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ 3m। मतलब 3m मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट होगा। उसी तरीके से 4m का मतलब होगा 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। सो ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है मोलालिटी के लिए। अगर हम इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी जाएंगे तो बड़े आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एक और जो ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला होता है मास के टर्म में, वो भी हम देख सकते हैं। अब मोलालिटी को हमने क्या पढ़ा, स्मॉल n अपॉन मास। ठीक है, किसका, ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो नॉर्म अगर हम मोल्स को देखेंगे तो मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। अगेन यहाँ पे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, और ए अभी हमें नीड पड़ेगा, ए होगा सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, तो गिवन मास डब्ल्यू बी बाई एम बी इज दी मोलर मास। अच्छा, नीचे में हम किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, मास ऑफ, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो हम गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी डब्ल्यू ए, और यहाँ पे जनरली मास हमेशा ग्राम में दिया जाएगा, केजी में नहीं, इसलिए 1000 से डिवाइड डब्ल्यू ए में करेंगे। यानी ये जो डब्ल्यू ए हम कर रहे हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ही देगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, इसके नीचे 1000 आएगा जो कि ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मोलालिटी का तब जब वो अपने क्वेश्चन मास के टर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये जो डब्ल्यू ए होना चाहिए दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। फिलहाल इस फॉर्मूले में ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, इन ग्राम में होना चाहिए। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कौन सा मास, गिवन। ठीक है, उसी तरीके से एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक क्वेश्चन में गिवन होता है, दूसरा मोलर मास अपने को पता होता है। तो इस तरीके से हम मोलालिटी को कैलकुलेट करते हैं। अगेन इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन contains 10 moles of sucrose in 1 kg of solvent. Calculate molality। ये तो बड़ा इजी हो गया, डायरेक्ट दे ही दिया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो तो, मोल्स दे ही रहा है। मोल्स कितना है, 10। किसका मोल दिया हुआ है, सुक्रोज, यानी सुक्रोज की सॉल्यूट। सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है 1 kg। तो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कितना दिया हुआ है, 1 kg। तो मास भी सॉल्वेंट का दिया है, मोल्स भी दिया है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स यानी 10 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1, यानी कितना आ गया, 10 मोल पर kg, या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10m। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कई पूछता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5.3 gram of anhydrous Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझना पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलालिटी निकालनी है, जिस सॉल्यूशन में एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को डिजोल्व किया गया, कितना, 5.3 ग्राम, और सॉल्वेंट यानी वाटर कितना है, 400 ग्राम है। ठीक, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी के लिए अगेन अपने को दो चीज़ें चाहिए होंगी, मोल्स ऑफ Na2CO3, ठीक, जो कि दिया नहीं है, निकालेंगे मास से। दूसरा है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो केजी में नहीं है, तो अगेन अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से।
तो केजी में रखेंगे। तो मोल्स ऑफ पहले देख लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH Na2CO3। तो मोल्स के लिए क्या करोगे, मोल्स गिवन मास दैट इज 5.3। अच्छा, Na2CO3 का मास कितना होता है, 2 सोडियम यानी 46, कार्बन इस 12, एक ऑक्सीजन होता है 16, 16 तो यह कितना हो गया 48 यानी 48, 6 2 8, 8 और 16 की 6 बचा 1, 8 9 10, 106 ग्राम। सो इसका मास कितना हो गया 106। तो अगर हम 5.3 को यानी मोल्स निकालने के लिए 106 से डिवाइड कर दें तो ये अपने पास में मोल्स आ जाएगा। ये कितना हो गया देखो तो 53 से, तो 53 से 2 बार में ही जाएगा यानी 20, 1/20 का मतलब कितना होता है 0.5 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.05 मोल्स आ गए। ये हो गया मोल्स ऑफ Na2CO3। मास ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम है यानी केजी में जाएंगे तो कितना 40 नहीं 400 है, 400 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा, 20 कट गया यानी 4/10 यानी हम कह सकते हैं 0.4। तो अपने पास में मोल्स ऑफ ये कितना हो गया 0.05 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाई 1000 केजी में करने के लिए कितना हो गया 4/10 दैट इज 0.4, तो 0.40। ठीक है, इसको काट दिया 5/40 दैट इज 1/8 दैट इज 0.125 मोल्स पर केजी जो होगा वो आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो अपने को मोलालिटी निकालना था दैट इज इक्वल टू 0.125 मोल पर केजी। आई होप जो मोलालिटी का जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है समझ में आया होगा। अच्छा, कई बार वही अपने को क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कई बार निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी मोलालिटी वाले फॉर्मूले से मोलालिटी इनटू मास ऑफ कर सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इनको मल्टीप्लाई कर देना अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर, ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लेकर आया, ये बी कॉपी में डालना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो बड़ा सिंपल सा है फॉर्मूला है। देखो हम लोगों ने मोलालिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, m इज इक्वल टू n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे n चाहिए तो क्या करूँगा, मोलालिटी और मास ऑफ सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा केजी वाले को, बस वही सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला बन गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है मोलालिटी दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मिक्स फॉर्मूला है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक बात कर लेते हैं इसको। अगर अपने को मोलारिटी दिया है डायरेक्ट मोलालिटी निकाला जा सकता है क्या, यस। देखो मोलालिटी इज इक्वल टू n बाई वी। ठीक, मोलालिटी इज इक्वल टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही रखते हैं ना। तो मैं n को रिप्लेस करूंगा, n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ m इंटू वी। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले में मैं मोलालिटी वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर देता हूँ, m इज इक्वल टू m इंटू वी बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे रख सकते हैं। तो अब चाहो तो कई बार मोलालिटी निकाल सकते हो मोलारिटी से, और जो भी आप डेटा चाहो तो इसमें से यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा एक चीज़ों को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, और आप चाहो तो इस पर क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मोलारिटी और मोलालिटी देखा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज आई गेस 6 नंबर होगा या 5th नंबर पे, दैट इज नॉर्मेलिटी। और बच्चों को ये टॉपिक ना बड़ा टफ लगता है। नॉर्मेलिटी इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसमें मोल्स वोल्स का लफड़ा नहीं है, मोल्स नहीं कैलकुलेट करने होते। नॉर्मेलिटी में अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देख लो कितना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है सोच के। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का पहले फॉर्मूला देख लो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अगर कभी कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सब बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से कह सकते हैं। सर तो वॉल्यूम तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे समझेंगे, यानी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखो, जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बात कर लेंगे इसके ऊपर में। फिलहाल हम कंसंट्रेशन करते हैं तो हमारा थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझा दूंगा, अभी आप समझो कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है यानी ई, उसका आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले अपने को कैपिटल ई निकालना पड़ेगा। कैपिटल ई क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। समझ, मतलब हम जब इक्विवेलेंट मास निकालेंगे उसके बाद ही निकल पाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से और स्मॉल ई से होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दोनों सुनने में सिमिलर है, ध्यान रखना। कैपिटल ई मास होता है और स्मॉल ई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास किसका निकाला जाता है, बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अगर अपने को निकालना है इक्विवेलेंट, समझना, इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई उसका एन फैक्टर। अब ये फिर नया टर्म आ गया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा बच्चे ना इससे डरते हैं, लेकिन बड़ा इजी सा है। अभी हम समझे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, देखो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट आइदर तुम एसिड मिक्स करोगे, ठीक है, एज एन सॉल्यूट, या तो तुम बेस मिक्स करोगे, या तो तुम कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट क्या, सॉल्ट मिक्स करोगे। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। बेस का मतलब हो गया उसका जो एन फैक्टर होगा दैट इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन। जैसे HCl के लिए एसिड है, एक H प्लस देता है इसलिए उसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। H2SO4 दो H प्लस देता है इसलिए उसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। बेस में अगर देखो NaOH एक ही OH माइनस देता है इसलिए एन फैक्टर होगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, उसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2 क्योंकि दो OH माइनस देता है। सॉल्ट में टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन भी देख सकते हैं, मतलब टोटल चार्ज देखना है, ठीक है। टोटल चार्ज ध्यान रखना है, गलती करते हो टोटल चार्ज देखने का होता है, ये नहीं कि सिर्फ चार्ज देखोगे, ये होता है। ये किसकी वैल्यूज मैंने लिखी है, एन फैक्टर की वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। तो अपने को देखो एन फैक्टर पता ही लग जाएगा, जैसे मैं NaCl दूंगा तो एन फैक्टर कितना होगा, देखो कैटायन क्या बनता है Na प्लस, ठीक, तो टोटल चार्ज कितना हुआ +1 ही तो हो रहा है, तो एन फैक्टर वहाँ से NaCl के लिए 1 हो जाएगा। उस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो मैग्नीशियम +2 होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एन फैक्टर हम आराम से सॉल्यूट देख के बता पाते हैं। तो अपने को सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉपी में जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इक्विवेलेंट मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। कैपिटल ई इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है, यानी अगर मैं इसको शॉर्ट में ही लिख देता हूँ क्योंकि कैपिटल ये सेंटेंस में तो लिख ही दिया है। मोलर मास क्या होता है, m बाई एन फैक्टर। अब जब हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे तो हम निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो अपने को नॉर्मलिटी में चाहिए, देखो ऊपर में, इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इससे निकलेगा। ये भी फॉर्मूला जो होगा कॉपी में जाना चाहिए, नोट्स में डालोगे। शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल ई यानी ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
गिवन मास यानी W से हम रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास को, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास यानी कैपिटल E से, यानी स्मॉल e इज इक्वल टू W यानी गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इस तरीके से हम स्मॉल e का कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया? तो ये कैपिटल E इक्विवेलेंट मास होता है और स्मॉल e नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। सो एक बार आप नॉर्मलिटी पे ध्यान दो। नॉर्मलिटी क्या बताता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने बात किया कि इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या है? आप क्या करोगे, जो भी सॉल्यूट रहेगा उसका मोलर मास लेंगे और उस मोलर मास में डिवाइड करेंगे उसके एन फैक्टर से। ठीक है, एन फैक्टर डिवाइड कर दिया, उससे निकला अपने को कैपिटल E। अब इस कैपिटल E का यूज़ करके हम क्या करते हैं? स्मॉल e निकालते हैं। अब कैपिटल E से स्मॉल e कैसे निकलेगा? कैपिटल E इज इक्वल टू स्मॉल e इज इक्वल टू गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डिवाइड कर देंगे उसको इक्विवेलेंट मास से। तो हम किसको कैलकुलेट कर पाएंगे? स्मॉल e को। अब स्मॉल e आ गया, यानी नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दोगे, जस्ट अ सेकेंड, देखो नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में ध्यान दोगे तो स्मॉल e यही चाहिए था ना, स्मॉल e निकाल लिया हम लोगों ने। फिर वॉल्यूम जो दिया रहेगा हम उसे डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप ये जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है ये भी क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन को एक बार करते हैं, यानी क्वेश्चन को करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, नॉर्मलिटी पे। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन हो सकता है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in, let's suppose, 500 ml of solution. Calculate normality ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलरिटी होता, आराम से मास दिया था, मोल्स निकालते, इजीली कैलकुलेशन हो जाता। नॉर्मलिटी यानी अपने को इस बार कैलकुलेट करना है n, जिसके लिए स्मॉल e चाहिए और v चाहिए। अब ये निकालना है, n चाहिए, n निकालने के लिए तो n के लिए स्मॉल e निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने भी सीखा है। स्मॉल e तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो स्मॉल e पहले अपने को ध्यान देना है कैपिटल E पे। तो कैपिटल E क्या होता है? हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा है। कैपिटल E के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बाय एन फैक्टर। अब सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? H2SO4। H2SO4 का मोलर मास इज 98। अब देख लो H2SO4 का कैलकुलेट करोगे मोलर मास, H2SO4 तो कितना होगा? H is 2, सल्फर इज 32, 4 ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया? ऑक्सीजन होता है 16, 16 चौके 64 यानी 64। तो देखो कितना हो गया? 8, यहाँ पे 9, तो 98 ग्राम होता है मोलर मास ऑफ H2SO4। एन फैक्टर ऑफ H2SO4 क्या होगा? H2SO4 इज एसिड जो कि 2H प्लस देगा, इसलिए एन फैक्टर हो गया 2, यानी इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 49 ग्राम। ठीक है, ओके, कैपिटल E पता लग गया, कैपिटल E निकाल लिया। अब तुम क्या निकाल सकते हो? स्मॉल e। स्मॉल e कैसे निकलेगा? जो क्वेश्चन में गिवन मास रहता है, यानी ये रहा 98, उसको डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट मास से, यानी दैट इज 49। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया? 2। ये यहाँ तक अगर पहुँच गए तो नॉर्मलिटी आराम से निकाल लो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल e अपॉन v लिखते हैं। स्मॉल e इज 2, वॉल्यूम कितना? 500 ml, लीटर में के लिए 1000 से डिवाइड, जो कि 1000 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया ये? 2 2 4, यानी 4n। नॉर्मलिटी के लिए यूनिट क्या लगाते हैं? n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज नॉर्मलिटी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर क्या कोई डायरेक्ट तरीका है जिससे हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी को, यानी मोलरिटी दिया है तो नॉर्मलिटी निकाल लें, नॉर्मलिटी दिया है तो मोलरिटी निकाल लें? यस, हम कर सकते हैं इसको। देखो नॉर्मलिटी ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, हम चाहें तो ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट मोलरिटी निकाल के एन फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी आ जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेते हैं। मोलरिटी निकालते हैं। सो अगर मैं मोलरिटी निकालूंगा तो मोल्स चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोल कितना है? 98 ग्राम दिया हुआ है। सो 98 ग्राम के लिए अगर मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4, तो कितना आएगा? 98 गिवन मास है और मोलर मास भी 98 ही होता है, यानी कितना हो गया? मोल्स 1, यानी 1
भाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इज़ 500 ml, तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, दैट इज़ 2, मोलरिटी आ गई 2m। अब देखो मोलरिटी पता ही लग गया, 2 दिया हुआ है, और n फैक्टर कितना होता है H2SO4 के लिए 2, यानी नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4। तो अब आपको जो भी तरीका पसंद है एग्जामिनेशन में उस तरीके से उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो ये वाला मेथड कर लो, या तो मोलरिटी निकाल के उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी बहुत कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चों को लगता है कि कई बार ये दो जो फॉर्मूलाज है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास का, ये इक्विवेलेंट मास और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे टर्म्स है जो कि बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कई बार लिखा जाता है n/10 सॉल्यूशन, n/10, तो ठीक है समझ में आता है। n/10 को ना डायरेक्ट लिखता है तो ठीक, नहीं तो इसको कई बार बोलेगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से m/10 बोलेगा तो डेसी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर उसको n/2 लिखना होगा तो भी क्या बोल सकता है, हाफ नॉर्मल, सेमी नॉर्मल कह सकता है। ठीक है, इसको सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कह सकता है। ठीक है, या फिर n/2 कह सकता है। m/2 में सेमी मोलर सॉल्यूशन कह सकता है। स्मॉल m/2 में वो क्या कह सकता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन कह सकता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि अपने को पता होने चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट मोलरिटी की वैल्यू ना लिख के ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आई होप नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। चाहूँ तो मैं आपको इसी लेक्चर में आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन वो फिर आपको रटने जैसा हो जाएगा। सो आप वेट करो नेक्स्ट वाले लेक्चर का, जिसमें आपको मैं 3 चीज़ें सिखाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है। वेट करना आप। देखो हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। फर्स्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा, इसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं, मैं इसी में लगे आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन इसी में लगे आपको मैं पीपीएम एंड पीपीवी पढ़ा दूंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस भी कम ही पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग पढ़ लेंगे साथ साथ ही। तो पहला तो टॉपिक ये पढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और जो लास्ट पढ़ेंगे दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये बड़े अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अपने को पता होना ही चाहिए, और उसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज वॉज जो हैं जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है उनको कवर करेंगे। सो गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, और अगर आपको लगता है कि सर आपने PYQs डिस्कस नहीं किया है, सो लेक्चर बहुत बड़ा जा रहा है, इसलिए मैं PYQs को नेक्स्ट लेक्चर के लिए ही डाल देता हूँ। सो हम लोग जब ये कवर करेंगे ना तो ये टॉपिक्स कवर करेंगे। इससे पहले ही मैं आपको ना ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है मोलरिटी, इसके PYQs कुछ देख लेंगे, जिसमें आप समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ क्वेश्चंस दे ही दिया है। बाकी फिलहाल आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए नॉर्मलिटी, मोलरिटी पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ऑलरेडी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है आप वो परचेस कर सकते हो हमारे वेबसाइट www.goforagriculture.com/courses। ठीक है, सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आके आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।